सेकंड थॉट नहीं आएगा जो नीट में जाने से पहले बहुत बच्चे पढ़ने लगती है, तो आदत पड़ने लगती है, तो उसकी जैसे लगता है इम्पोर्टेंस खत्म होती है। जैसे मोटिवेशन जैसे मर सा गया था, उसको वापस से जगाने के लिए मेरे को लग रहा है एक चैलेंज की दिन ऑन द डे ऑफ एग्जाम कई क्वेश्चन हम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर टू बी, एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग सो लॉन्ग वीडियो। टाइटल में देखा ही होगा, इट्स ऑल अबाउट एन इंटरैक्शन वीडियो और कन्वर्सेशनल वीडियो। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये ऐसे करना है, ये कर सकते हैं करके, तो उसी सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ सजेशंस लेने हैं, कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है और उसी सब चीज़ से तुम लोग से बात करनी थी। लाइव प्रॉपरली हो नहीं पा रही थी उन सब चीज़ों से भी रिलेटेड, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू बात करते हैं, फिर देखते हैं, है ना। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं, वरना मैं ऐसे भूल जाती हूँ कि मुझे क्या क्या बात करनी है इसलिए, है ना। तो मैं सबसे पहले टॉपिक बता दूँ, 3 टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट इज़ इंट्रोड्यूसिंग चैनल टास्क, सेकेंड इज़ हमारा रीस्टार्टिंग एनसीईआरटी व्लॉग्स, और थर्ड इज़ लाइव स्टडी रिलेटेड क्या है आगे अब वो, ठीक है। तो तीनों टॉपिक इसी सीक्वेंस में चलते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट हम लोग बात करेंगे इज़ अबाउट चैनल टास्क। तो क्या चैनल टास्क हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने चैनल पे? इट इज़ अबाउट सॉल्विंग फुल सिलेबस पेपर। तो फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करने की इम्पोर्टेंस मुझे बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, वो सबको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होता है। बस मुझे एक चीज़ ये मेंशन करनी है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन और फुल सिलेबस पेपर देंगे, तो वो अप्रोच ठीक है उन बच्चों के जो एकदम नए हैं, जो 12th में हैं और जिन्होंने सही में अभी तक एक बार भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। पर अगर 2-3 साल के बाद के भी ड्रॉपर्स ये अप्रोच रख रहे हैं, तो वही मुझे लगता है कि ये हम लोग की गलती होती है, क्योंकि मैंने ये गलती की है, हर बार की है, और ये इसका रियलाइजेशन मुझे हर बार एग्ज़ाम के बाद हुआ है कि मैंने फुल सिलेबस पेपर इतने लेट क्यों शुरू किए। और वो तो बस इस बार उसी गलती को थोड़ा रेक्टिफाई करने के लिए मैंने थोड़ा जल्दी फुल सिलेबस पेपर्स देना शुरू करने का सोचा है इस बार से, और उसी को मैं चैनल टास्क में लेकर आ गई अगर, तो वो मेरे लिए कंपल्शन हो जाएगा, फिर भाई मुझे पेपर सॉल्व करना ही है। तो बस इसीलिए कि मेरे लिए ये कंपल्शन हो जाए और मैं इससे प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं और मैं इसे सॉल्व करूं ही करूं, इसलिए इसे एज अ चैनल टास्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें बेनिफिट लगता है तो साथ में करते हैं चैनल टास्क के फॉर्म में, अदरवाइज अगर बेनिफिशियल नहीं लगता है तो मत करना। तो पहले किसको ये करना चाहिए पेपर सॉल्विंग वाला, फुल सिलेबस अभी से पेपर देना शुरू करना चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें खुद ही समझ फील होता होगा कि अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारे नीट में मार्क्स 500 के ऊपर आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और मतलब फुल सिलेबस पेपर्स में और नीट में भी 450-500 के ऊपर मार्क्स आए, तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ये लगता है कि हाँ भले अभी मुझे ये टॉपिक रिवाइज नहीं है, बट हाँ जब मैं सोल्यूशन देखूँगा या देखूँगी तो मुझे उसका को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ पढ़ रखी है ना। तो अगर उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आई गेस यू शुड कंटिन्यू दिस टास्क, और मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। मैंने प्लान किया है कि हम लोग अभी सितंबर 15 डेज रिमेनिंग है और टिल दिसंबर हमारे पास 3 महीने हैं, तो 3.5 महीने का जो ये टाइम स्पैन है, इस 3.5 मंथ्स या बोलो 14 वीक्स में हम लोग मैं हर मंडे को 2 पेपर अपलोड करूँगी, ठीक है। एक पेपर होगा नॉर्मल पिछले 10 साल का, पिछले 15 साल का एक प्रीवियस ईयर पेपर, और एक पेपर होगा हमारा किसी भी कोचिंग टेस्ट सीरीज़ का एक फुल सिलेबस पेपर। वो कोचिंग टेस्ट सीरीज़ एलन, न्यूलाइट, आकाश, पीडब्ल्यू, मोशन, किसी का भी हो सकता है, रैंडमली पेपर्स देंगे। और ये पेपर्स जो हैं 2022 और 2023 से पुराने नहीं होंगे, तो यही 2 ईयर्स के पुराने टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स निकाल के लगाएंगे। तो मैंने जैसे मंडे को पेपर भेज दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन में एक ले लो कि जिसको जिस भी दिन टाइम मिल रहा है वो एक दिन बैठ के 3 घंटे निकाल के सॉल्व कर ले पेपर। अगर 3 घंटे एक दिन में नहीं भी निकलते तो तुम हर दिन 1-1 घंटे निकाल के सॉल्व कर लो, तो 3 दिन में तुम ऐसे कवर कर लोगे। मतलब वो पूरा फुल सिलेबस पेपर हमको सॉल्व करना है, सोल्यूशन उसकी कितने मार्क्स है वो नहीं सोचनी है, बस पेपर सॉल्व करना है, उस पेपर से सीखना है जितनी चीज़ें हम सीख सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसको नोट डाउन करेंगे हम लोग, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे इसका,
चैनल टास्क वाले सारे पेपर्स का। तो उस रजिस्टर में उन पेपर्स की सारी गलतियों को हम लोग लिखते चलेंगे साथ साथ। और फिर उसके बाद तो एक वीक में एक पेपर करना शायद बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम अभी ऑलरेडी किसी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल्ड हैं, वहाँ के पेपर्स दे ही रहे हैं, पर वो पार्ट सिलेबस टेस्ट है, वहाँ के लिए पढ़ ही रहे हैं, वो सब ठीक है। पर फुल सिलेबस में हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस हमें एक पेपर लेकर बैठ जाना है बिना कुछ सोचे समझे। हमें क्या याद है क्या नहीं याद है वो सब बिना सोचे एक पेपर लेके बैठ जाओ और उसमें उससे जो सीख सकते हो उतना सीख लो। वो एक वीक में हम एक टेस्ट सीरीज़ का कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे। देखो, अगर तुम ऐसे ड्रॉपर हो जिसने PYQs ही अभी बहुत अच्छे से नहीं कर रखे हैं, तो आई गेस टेस्ट सीरीज़ के पेपर करने से ज़्यादा बेटर होगा पहले हम PYQs वाले पेपर को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो जो 2 पेपर भेज रही हूँ उसमें एक PYQ वाला है और एक टेस्ट सीरीज़ वाला। तो कोई जिसके पास टाइम हो रहा है वो दोनों भी सॉल्व कर सकता है, वेल एंड गुड। अगर दोनों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट हो कि PYQ भाई मुझे आता ही आता है, तो तुम टेस्ट सीरीज़ वाला पेपर सॉल्व कर लो। और अगर PYQ वाले में प्रॉब्लम है कि अभी वही नहीं अच्छे से क्लियर है तो मैं क्यों सॉल्व करूं, तो तुम PYQ वाला सॉल्व कर लो। तो ये कुल मिला के रहेगा। और कह दिया मंडे से लेके थर्सडे तक तुमने पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब तुम्हारे डाउट्स इकट्ठा होंगे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे का जो टाइम होगा वो टाइम उसी चैनल पर, जिस ग्रुप पे हम पेपर भेजेंगे टेलीग्राम पर, वहीं पर हम उन दोनों पेपर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, जिसको भी होंगे वो सब पूछ सकते हो। तो वो सारे डाउट्स तुम लोग पूछो, जिसको जो भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता मैं पूछूंगी, अगर जो पार्टिसिपेट करा वो मेरी हेल्प कर सकता है। बाकी मैंने सारथी ले रखा है तो मैं कोशिश करूँगी मेरे डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएं, दूसरों का टाइम वेस्ट ना करूँ। बट अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तुम लोग की, अगर तुम लोग के कोई डाउट्स आएंगे और मुझे आता होगा तो मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करूँगी क्लियर करने का, ठीक है। तो ये बढ़िया हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 14 वीक्स का टाइम है, तो हम 14 पेपर्स मिनिमम, अगर कोई एक सॉल्व कर रहा है, इधर PYQ और टेस्ट सीरीज़ वाला पेपर, तो बढ़िया। अगर दोनों सॉल्व कर रहा है तो सोचो दिसंबर तक ही हम 28 फुल सिलेबस पेपर को कर चुके होंगे। एक पेपर में 200 क्वेश्चन, तो 28 पेपर में मज़ा ही आ जाएगा ना। तो अगर एक ही पेपर सॉल्व कर रहे हो, 14 पेपर सॉल्व कर लोगे मिनिमम, तो वो भी 14 × 200, वो भी बहुत सही है। 2800 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। इसको एक चीज़ ये भी सोचना है इस तरीके से भी, क्योंकि हम हमेशा ये चीज़ सोचते थे, मेरे अटेम्प्ट्स में मुझे प्रॉब्लम लगती थी लास्ट ईयर छोड़कर, इससे पहले के अटेम्प्ट्स में जब मार्क्स 600 के ऊपर नहीं आते थे, तो क्या लगता था, नीट के पहले, नीट एग्ज़ाम देने जाने से पहले अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ का पेपर दे रहे हो और आपके मार्क्स 600 के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेकेंड थॉट माइंड में क्रिएट होता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा इस साल। तो वही उसी सेकेंड थॉट को कौन क्रिएट कर रहा है, टेस्ट सीरीज़ में जो आप मार्क्स आ रहे हैं आपकी, वो कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा। भले आपके NCERT से अच्छी प्रिपरेशन है, पर टेस्ट सीरीज़ कहीं ना कहीं वहाँ मार्क्स ना आना आपको एक डाउट में, एक क्वेश्चन मार्क ले आता है कि क्या होगा यार मेरा। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि जनवरी फरवरी से पहले कहीं भी किसी कोचिंग में फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज शुरू नहीं होगी। तो उसके पहले ही हम डेली 1-1 घंटे निकाल के अगर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि तब जब कोई भी टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो उस टाइम पे फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में 8 से 12 पेपर से ज़्यादा नहीं होते। और यहाँ हम लोग वैरायटी ऑफ पेपर्स कवर करके रखेंगे, तो इससे वहाँ भी वो वाली टेस्ट सीरीज भी ज़्यादातर PYQ बेस्ड ही होती हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे कवर करके रखेंगे तो वहाँ पे हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले पेपर्स में। तो जब वहाँ मार्क्स इम्प्रूव होंगे या 650-600 के ऊपर मार्क्स आएंगे, तो वो सेकंड थॉट नहीं आएगा जो नीट में जाने से पहले बहुत बच्चे फेस करते हैं, और उसकी वजह से नीट का दिन ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम कई क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं। तो मुझे लगा था कि ये चैनल टास्क मेरे लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पेपर सॉल्व करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर देती हूँ कभी कभी। तो अगर ऐसा चैनल टास्क दे दूँगी तो फिर मैं खुद तो करूँगी ही, भले कोई करे ना करे, मेरा भला तो होगा ही ना। तो सेल्फिश काइंड ऑफ मैंने ये चैनल टास्क इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये था, आई गेस समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट है। मंडे को पेपर आएगा, थर्सडे तक सॉल्व करना है, फ्राइडे सैटरडे संडे डाउट पूछ लो, चाहे PYQ वाला दे दो, चाहे टेस्ट सीरीज़ वाला दे दो, जो भी समझ में आए, और चाहे दोनों दे दो। तो अगर कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और अगर फॉलो कर रहे हो मेरे साथ तो भी कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ भैया हम देंगे आपके साथ फुल सिलेबस पेपर। और अब इसके बाद हम फिर मूव करते हैं अपने सेकंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो पे।
दैट इज़ रीस्टार्टिंग एनसीईआरटी व्लॉग्स। तो सबसे पहले तो ये कि मैं सही बताऊँ तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, उसके कुछ दिनों बाद। तो उसकी पहली वीडियो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर अपलोड की थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की ऐसी हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो 250 के नीचे रह जाते हैं। तो अब ये किसके लिए रिक्वायर्ड है? ये उसी के लिए रिक्वायर्ड है जिसके 250 280 मतलब ये कह लो 300 से नीचे मार्क्स रह जाते हैं, कितनी भी कोशिश करते हैं उसके बाद भी। तो कभी कभी हो सकता है उनसे कुछ एनसीईआरटी की चीज़ें मिस हो रही हैं बार बार, इस वजह से। जनरल चीज़ें सबको याद रहती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ कि हाँ ये हमें ऐसे स्ट्राइक क्यों नहीं किया। तो बस वही चीज़ें जनरली जो मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे स्ट्राइक किया एनसीईआरटी में, ऐसे मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं हमें नहीं समझ में आते हैं। किसी को हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी एक ऐसी रहस्य जैसी बुक है जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई चीज़ें मिलती हैं। तो अभी मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भाई हो सकता है मुझे मिसिंग हो मुझसे अभी, बट स्टिल वो पॉइंट जो मुझे बार बार कई टाइम बाद रियलाइज़ हुए कि अच्छा ये ऐसे था, तो वही एक मुझे लगता है कि जनरली मिस होता है बच्चों से। तो वही पॉइंट्स को एक फ़न पैटर्न में लेकर आते हैं एनसीईआरटी ब्लॉग के फॉर्म में। तो उसको वो सीरीज़ में एक वीडियो डालने के बाद मैंने बंद कर दी थी, बल्कि उसके कमेंट्स में बच्चों ने बोला था कि आप इस तरह के और वीडियोस बनाइए। बट उस टाइम ये था कि भाई 3 महीने में नीट का एग्ज़ाम था और मेरी पूरी पढ़ाई पूरे साल की मैंने एक भी बार नहीं की थी। तो मुझे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना था, तो इसलिए मैंने वापस से वीडियोस बनाना मतलब बंद कर दिया था और मैंने वो सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं किया था, है ना। इस चैनल पे मुझे क्या कंटेंट लाना है क्या नहीं लाना है वो मैंने काफ़ी कुछ प्लान किया था, बट वो सब काफ़ी कुछ प्लान था सिलेक्शन के बाद पर अभी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो अभी भी मुझे बहुत मन नहीं करता है कि मैं वीडियोस बनाऊं या कुछ करूं, या मैं तो बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इस नीट 23 के एग्ज़ाम के बाद से, रिज़ल्ट के बाद से मेरी थोड़ी सी पर्सनालिटी भी मुझे थोड़ी चेंज लगती है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं थी और बहुत ज़्यादा जॉली हर चीज़ में, लेकिन अभी काफ़ी थोड़ा रिजर्व, थोड़ा कंजर्व, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड सा ऐसे हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, बट स्टिल तो कहने का मतलब है इसीलिए मेरा मन नहीं करता था कोई भी वीडियो बनाने का। लेकिन बस मैं अभी इसको इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ एनसीईआरटी ब्लॉग वाली सीरीज़ को, क्योंकि जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने 11th में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया, बोर्ड्स में उन्होंने मतलब बोर्ड्स में गाइड किया, और उसके बाद अब वो नीट के फील्ड में है, तो दे वांट कि मैं उनको मतलब जब वहाँ तक साथ दिया तो अब आगे भी साथ दें। तो वो लोग मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानते हैं, और फिर वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि दीदी मतलब मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब समझ लो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जिनके ऑल ओवर अभी 200 भी मार्क्स आ रहे हैं, 150 मार्क्स आ रहे हैं, 300 400 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें लैग कर रहे हैं। तो बस उसी के लिए भले अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट स्टिल मेरे को जो 2 ईयर का बायोलॉजी टीचिंग का एक्सपीरियंस था उसकी वजह से बायोलॉजी सब्जेक्ट में मेरा काफ़ी स्ट्रेंथ बन गया था। बस उसी के बिहाफ पे मैं ऐसे बायो के लिए एनसीईआरटी ब्लॉग्स डाल देती हूँ, बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, क्योंकि मतलब जब तक आप खुद प्रूफ ना कर लो तब तक आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इस वीडियोस के लिए कोई मेरे को मॉक भी करेगा तो वो मुझे फील ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी लेवल ऑफ अचीवमेंट पता है इस सब्जेक्ट में। तो इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी ब्लॉग का सीरीज़ रीस्टार्ट कर रही हूँ वापस से। तो हम चैप्टर वाइज, आप कमेंट्स में एक वीडियो आएगी, उसके बाद उसके कमेंट्स में डाल देना कि नेक्स्ट इस चैप्टर के लिए बना दो करके, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर एक बच्चा भी बोलेगा तो आई विल डू, ठीक। तो इसीलिए एनसीईआरटी ब्लॉग्स हम रीस्टार्ट करेंगे। अभी मैंने प्लान किया है प्लांट किंगडम के लिए, थोड़ा टिपिकल चैप्टर है। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता कि किस चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है, किस चैप्टर में हमें एनसीईआरटी के बाहर जाना है, कितना बाहर जाना है। कोई टॉपिक है जो कितना एनसीईआरटी बाहर का है पर कितना एनसीईआरटी को सराउंड करता है, या कुछ बाहर की चीज़ें जो मैं एनसीईआरटी को याद करने में ईजी बना देती हैं, तो वो कुछ एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक। और अगर कोई ऐसा है जिसको अच्छे से भी एनसीईआरटी आती है तो वो भी ऐसे देखेगा तो एक रिवीजन हो जाएगा, शॉर्ट रिवीजन टाइप का, कि हाँ ये ऐसे ऐसे पढ़ते हैं और ये वो। तो बस, और मैंने इन व्लॉग्स में मैं अपना शेयर करूँगी कि मैंने एक चैप्टर में मतलब पर्टिकुलरली हर चैप्टर की होगी तो उस हिसाब से जिस चैप्टर की मैं व्लॉग बना रही हूँ
उस चैप्टर को मैंने किस चीज़ को कहाँ से पढ़ा है, किस पैराग्राफ में मैंने कितना बाहर गई हूँ, क्या हुआ है, वो सब चीज़ें तो वो समझोगे। और मैं मतलब रिलाई कर सकते हो इस चीज़ पे, क्योंकि बायोलॉजी में मेरा मार्क्स हमेशा अच्छे आए नीट में, भले मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब चलते हैं वीडियो के थर्ड सेगमेंट पर, दैट इज़ लाइफ स्टडी का आगे क्या होगा भैया। इतने प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आए जा रहे हैं भाई, कभी पानी की प्रॉब्लम, कभी लाइट की प्रॉब्लम, फिर इन्वर्टर खराब हो गया। जैसे मतलब एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आती है। हम लोग के लिए रोज भगवान जी एक ना एक टास्क लेकर आते थे कि अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको कुछ। पर मेरे को वही रियलाइज हुआ भाई 3 महीने बीत चुके हैं, अगर फिर पिछले साल जैसा हाल हो जाएगा, फिर बोलोगे कि भाई हम पढ़ नहीं पाए पूरे साल, और ये वो। घर पे रहने पे डिस्टर्बेंस तो होता है, घर पे रह के पढ़ रहे, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कम से कम लाइफ पर एक ग्रुप बना हुआ है, पढ़ने वाले बच्चों से कनेक्टेड है, उनसे बात कर रहे हो तो दिन भर दिमाग लगा रहता है कि हाँ पढ़ना है। तो इसलिए भी जो है अब लाइफ को तो ट्रैक पर लाना है। तो अब उसके बाद जब लाइफ शुरू हुआ भी, थोड़ा कोशिश भी किया कि अब अभी 2 दिन से सब लोग देख रहे हो भाई लैग की अलग नौटंकी लगी हुई है। वीडियो स्टार्ट करते ही आधे घंटे में 1 घंटे में लैग आने, और कोई मैंने कुछ नहीं, इंटरनेट भी वही है जो पहले था, फ़ोन भी वही है जो पहले था। अभी के लिए टेम्प्रेरी ऑप्शन यही है, या तो स्ट्रीमिंग ऑफ कर दें। स्ट्रीमिंग ऑफ कर दूंगी तो मतलब मैं उतना जैसे नहीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, बीच में उठ के चली जाती हूँ, अभी ये हो रहा है ये देखने, वो हो रहा है ये देखने। तो मुझे है कि मुझे अभी कंसिस्टेंटली पढ़ना है बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के। दूसरी चीज़ ये भी कि घर पे कोई आता है कुछ है तो ऐसा है कि मैं स्ट्रीमिंग में हूँ तो मैं ऑब्वियसली डिस्टर्ब नहीं कोई मुझे करता है, और अगर मैं स्ट्रीमिंग में नहीं हूँ तो मैं खुद ही इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो वही है, स्ट्रीमिंग तो मुझे मन बहुत है करने का, बट लैग वाली प्रॉब्लम भी है, अब उसका क्या करें। बट उसका कल मेरे को एक सोल्यूशन यही मिला कि हम जहाँ से स्ट्रीम लैग आएगा, मान लो फिर स्ट्रीम में लैग आ रहा है और फिर मेरे फ़ोन से स्ट्रीम एंड हो जाती है, तो मैं वापस से फ़ोन में जाके उसे रीस्टार्ट करूँगी अगर नई स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए, तो वो एक एक्टिव स्ट्रीम को कंटिन्यू करने का ऑप्शन आता है, तो मैं वहीं से स्ट्रीम को कंटिन्यू कर लूँगी। तो अभी के लिए मेरे पास टेम्परेरी सोल्यूशन यही है कि हम इसी तरह स्ट्रीम्स को कंटिन्यू करते हैं कुछ टाइम तक, अनलेस बीच में कोई भगवान रास्ता नहीं दिखा देते, तो तब तक यही है कि हम स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ऐसे करते हैं। थोड़ा बहुत लैग आएगा तो 5-10 मिनट इंतज़ार कर लेना, हम बिल्कुल उठकर उस लैग को हटा करके रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब कल रात में हम सोने से पहले अचानक से ऐसे देख रहे थे अपनी ही पुरानी वीडियोस यूट्यूब की। हम क्या हैं, ये मैंने बोला था, हाँ मैं ही 4 बजे उठ के पढ़ती थी, ये क्या हो गया मुझे भाई, अब नींद क्यों नहीं खुल रही है सुबह सुबह। तो इसी के लिए मुझे लगा कि उस जैसे नहीं कोई चीज़ पुरानी होने लगती है तो आदत पड़ने लगती है, तो उसकी जैसे लगता है इम्पोर्टेंस ख़त्म होती चली जा रही है। तो उसी चीज़ को नहीं आने देने के लिए मैंने सोचा हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं लाइफ स्टडी चैलेंज। वापस से एक 10 दिन का चैलेंज लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लैग आएगा, लैग हटाएंगे, वापस से पढ़ने बैठेंगे। और इन केस मान लो कुछ ऐसा हो ही गया कि भाई स्ट्रीम नहीं हो पा रही है, तो भी जो हमने स्ट्रीम टेलीग्राम वाला ग्रुप बनाया था कि स्ट्रीम की अपडेट्स के लिए, उस ग्रुप पे हम लोग अपना शेयर करेंगे 10 दिन के चैलेंज का कि ये गोल ये वो ऐसे वो। बट मतलब मैं अभी भगवान से यही मना रही हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो कि हम स्ट्रीम ना चले, भले लैग आए तो मैं उसको ठीक करके वापस स्टार्ट कर लूँ, लेकिन स्टिल हम एक 10 दिन का लाइफ स्टडी चैलेंज फिर से लेते हैं यार, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब एक अंदर से मोटिवेशन जिससे मर सा गया था उसको वापस से जगाने के लिए मेरे को लग रहा है एक चैलेंज की नीड है। तो एक 10 दिन का भी चैलेंज लेते हैं। 10 दिन का इसलिए किया है कि 10 डेज बाद मेरा एग्ज़ाम है, वो सिलेबस मैंने भेजा था उसको वाला, तो उस टेस्ट के हिसाब से, उसमें फोड़ने के हिसाब से कल से शुरू करते हैं वो, उसको कवर करना है कुछ भी करके, सुबह उठना है कुछ भी करके। मतलब अब 10 आगे का कुछ भी सोचे बिना बस ये 10 दिन अपनी जान डालनी है यार। मतलब अब टाइम बहुत कम बचा है और हम लोग मतलब मैं स्पेशली एक दिन ऐसे ही बिताती जा रही हूँ पता नहीं क्या सोच के, तो अब इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं सबसे पहले थम्स अप है मेरे लिए फॉर दिस लाइफ स्टडी चैलेंज 10 दिन का, जो हम कल से शुरू करेंगे और उसका शेड्यूल मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी। तो अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो मेरे साथ तो कल से लाइफ स्टडी चैलेंज स्टार्ट करते हैं।
और NCERT व्लॉग वाली वीडियोस हर संडे आएंगी, और चैनल टास्क भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल से सुबह से वापस से एकदम सीरियसली, एकदम अच्छे बच्चे की तरह वापस से पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो तो गुड बाय एवरीवन, और अपने सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते रहें, इसके लिए ऑल द बेस्ट। बाय एवरीवन। If you like the video, please do like, share and subscribe to my channel.